हेलो स्टूडेंट्स। अर्थक्वेक के बारे में आपने सुना होगा। जब भी अर्थक्वेक आता है और उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है रिक्टर स्केल पे, तो उस केस में जो बिल्डिंग है वो भयंकर तरीके से टोपल करती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है जो बिल्डिंग है वो ज़मीन के अंदर धंस जाती है। ऐसा लगता है जैसे जो बिल्डिंग है वो किसी डेंस लिक्विड के ऊपर रखी हुई थी और उसके अंदर डूब रही है। ऐसा क्यों होता है वो हम जानेंगे सेकंड चैप्टर में, विच इज यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो यूनिट है उससे पहली बात तो हमें ये पता चलेगा, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, कोई चीज़ दूसरी से कितनी हैवी। सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, हाथी और बकरी, मैं उनका कंपेयर कर रहा हूँ। मान लिया वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है जो हाथी है वो बकरी से हैवी है। अब कितने गुना भारी है? सपोज मैंने उसको मापने के लिए ये बुक ले, इस बुक का जो वजन है तो मैंने कंपैरिजन किया, जो बकरी का मांस है वो इस किताब के 50 गुना ज़्यादा आया, तो जो बकरी है वो 50 किताब के वजन के बराबर है। तो मैंने जो बकरी का मांस मापने के लिए जो यूनिट चूज की है वो इस किताब का जो मांस है वो मैंने चूज किया है। इसी तरह से मैंने हाथी का मांस मापा। मान लिया हाथी का जो मांस आया वो 5000 किताबों के बराबर आया। इस तरह से जब मैंने ये कंपैरिजन किया तो मुझे पता चल गया जो हाथी है वो बकरी से कितने गुना भारी है। मान लो मुझे कहीं जाना है और तो मुझे दूरी मापनी पड़ेगी। अब दूरी मापने के लिए सपोज मैंने जो यूनिट चूज की है वो ये स्टिक ले ली। अब मैंने देखा यहाँ से घर से जो स्कूल है स्कूल तक मैंने दूरी मापी स्टिक से, और मैंने देखा 500 स्टिक के बराबर पाई। फिर मैंने घर से जो स्टेडियम है उसकी दूरी मापी, तो जो स्टेडियम की दूरी है वो मिली 1000 स्टिक के इक्वल। इस तरह से मैं आइडिया लगा सकता हूँ मुझे घर से स्कूल जाना है तो पैदल जाना है या साइकिल से जाना है या बस में जाना है। तो जो यूनिट है उसको हम अब डिफाइन करते हैं। व्हाट इज यूनिट? Measurement of any physical quantity involve comparison with certain basic arbitrarily chosen internationally accepted reference, which is called unit. In fact, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में कुछ नियम आएंगे। वो जो नियम है उस नियम को यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताना चाह रहे हैं तो वो आप कैसे बताओगे? उसके लिए आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्वांटिटेटिवली मैथमेटिकली एक फार्मूला डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब आप वो फार्मूला लिखेंगे तो उस फार्मूले में कुछ क्वांटिटीज आएंगी जिन्हें आपको मापना पड़ेगा। तो वो जो क्वांटिटी है उन क्वांटिटी को मापने के लिए आपको कुछ यूनिट चूज करनी पड़ेगी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है। जैसे हाथी और बकरी का कंपैरिजन किया था तो हम मास की बात कर रहे थे। जब हम घर से स्कूल जाने की बात कर रहे थे तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो जो यूनिट है वो बेसिकली क्या है? ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो आप एक्सप्रेस करोगे किसी ऑब्जर्वेशन को, किसी सिचुएशन को फिजिक्स के लॉ से, तो उस लॉ में जो क्वांटिटी आएंगी दोस क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटी। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को आपको मापना भी पड़ेगा। सो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विद ए सर्टेन बेसिक। तभी आपने देखा हमने कंपेयर किया था बेसिक आर्बिट्ररी चूजन। ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग चूज करें, नहीं, आपको आर्बिट्ररी चूज करनी पड़ेगी। और जो यूनिट आप चूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनली सब को स्वीकार हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन न हो, तो हम उसे कहते हैं यूनिट। अब जो यूनिट है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? वह बेसिकली कुछ ऐसी क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती और उन फिजिकल क्वांटिटीज
को जब आप कंबाइन करते हैं, जो सर्टेन कम्बिनेशन है एक दूसरे से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, तो जो दूसरी बाकी सारी क्वांटिटीज आ जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उन क्वांटिटी की जो यूनिट हम डिफाइन करते हैं उन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। So what are fundamental units? The independent quantities in terms of which all other quantities may be expressed are called fundamental quantities, and unit defined for fundamental quantity are called fundamental unit. तो suppose जैसे एक fundamental quantity है mass। मास की यूनिट क्या लेते हैं, हम डिफाइन करते हैं किलोग्राम। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की यूनिट मीटर। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। टाइम की यूनिट है सेकंड, एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट इज डिराइव्ड हीट। डिराइव्ड हीट क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब हम कंबाइन करके जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, और उनकी जो यूनिट है उन यूनिट को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह से लेंथ है जिसकी यूनिट होती है मीटर, और टाइम की क्या है, सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर बटे सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। इस तरह से आप मोमेंटम भी ले सकते हैं। मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम ये गुना होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास m और वेलोसिटी v। तो इधर देखिए मोमेंटम जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मास की किलोग्राम, और वेलोसिटी की है मीटर पर सेकंड, तो इसकी आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक्सेट्रा। बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जो यूनिट्स है उनको डिसाइड कौन करता है, तो उसको डिसाइड करने के लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने डिसाइड किया और एक संस्था बनाई है CGPM। फ्रेंच में ये इसका फ्रेंच है, कॉन्फ्रेंस जनरल डेस पोइट्स एट मेजर्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो ये जो संस्था है इसमें जो साइंटिस्ट है उनकी मीटिंग होती है हर साल, और वो डिसाइड करते हैं यदि किसी यूनिट में चेंज करना हो कौन सी फंडामेंटल यूनिट है। प्रेजेंट में अभी जो सिस्टम चल रहा है जिसको सभी फॉलो कर रहे हैं, विच इज सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट्स, इट इज आल्सो कॉल्ड SI सिस्टम। तो जो SI सिस्टम है इसके अनुसार 1971 में जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उनको उनकी जो यूनिट है वो डिफाइन की गई। जो पहली फंडामेंटल यूनिट है वो है लेंथ। लेंथ की यूनिट ली गई मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। फिर फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, जो एम्पियर साइंटिस्ट था उसके नाम पे, इसको ऐसे लिखते हैं। टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोल देते हैं, इसकी यूनिट है केल्विन, अगेन एक साइंटिस्ट के नाम पे है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, उसमें कुछ एक आपने पढ़ के रखी होंगी। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने बताया है जो
प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। प्लेन एंगल की यूनिट है रेडियन और सॉलिड एंगल की है स्टेडियन। तो उसमें मैंने ये समझाया भी है 1 रेडियन किसके इक्वल होता है और 1 स्टेडियन किसके इक्वल होता है। जब तक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं था तो उससे पहले कुछ और सिस्टम भी प्रचलित थे। लाइक एक सिस्टम था MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में जो लेंथ है उसको मीटर में, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, मास को किलोग्राम में मापते थे और टाइम को सेकंड में। इसके अलावा CGS सिस्टम भी है। CGS सिस्टम कुछ लोग अभी भी फॉलो कर रहे हैं, CGS सिस्टम का यूज करते हैं। कुछ बुक्स जो न्यूमेरिकल है उसमें CGS के अकॉर्डिंग यूनिट दे देते हैं। CGS C फॉर सेंटीमीटर, तो इसमें लेंथ सेंटीमीटर में, G फॉर ग्राम, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। ब्रिटिश में एक और सिस्टम था FPS, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सिस्टम। तो उसमें लेंथ को मापते थे फुट में और मास को मापते थे पाउंड्स में। इसको शॉर्ट फॉर्म में LBS से भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में आपको LBS मिलेगा। और टाइम किसमें था, सेकंड्स में। बाकी आपको इनकी जो डेफिनेशन है वो याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक बार पढ़ लें। वन लेंथ कितनी, लेंथ की जो यूनिट है वो 1 मीटर है, कितनी डिस्टेंस को 1 मीटर कहा गया है। फिर जो मास है 1 किलोग्राम, मतलब जो 1 किलोग्राम मास है वो जो प्रोटोटाइप जो सिलेंडर लिया गया है जिसका मास 1 किलोग्राम के इक्वल माना है। इस तरह से टाइम 1 सेकंड कितना है, फिर इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर कितना है। इस तरह से टेम्परेचर 1 केल्विन टेम्परेचर कितना होता है, 1 मोल कितना है और लुमिनस इंटेंसिटी 1 कैंडला कितनी है। तो आपको इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस एक बार पढ़ लें। यदि किसी यूनिट में कोई चेंज होना होता है तो ये जो CGPM है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मीजर, ये जो संस्था है इसकी मीटिंग होती है। फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट के साथ यूनिट में जो चेंज किया जाता है वो यदि सब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको फिर पब्लिश कर दिया जाता है। What are the choice of standard unit? जो स्टैंडर्ड यूनिट हम चूज करते हैं, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। मतलब ना तो ऐसी होगी जिसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ना ही ऐसी जिसका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। एक्यूरेटली डिफाइंड, जो स्टैंडर्ड यूनिट हम चूज करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली डिफाइंड हो, उसमें थोड़ा सा कहीं भी मैनिपुलेशन की संभावना न हो। इट इज़ ईजली एक्सेसिबल, मतलब यूनिट आपने चूज कर ली और जनरली जो लोग हैं वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो हर एक इस तक ईजिली पहुंच पाए। ईजिली रिप्रोड्यूसिबल, यदि वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो दोबारा आसानी से रिप्रोड्यूसिबल हो। इट शुड नॉट चेंज विद टाइम, यूनिट ऐसी न हो जो टाइम के साथ चेंज हो जाए। इट शुड नॉट चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम? जो SI सिस्टम हमने चूज किया है इसकी क्या एडवांटेज है? फर्स्ट, इट इज कोरेंट सिस्टम। कोरेंट सिस्टम मीन्स इसमें जो न्यूमेरिकल फैक्टर है वो 10 की पावर में ही आएगा। सपोज जैसे 1 नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, तो इसमें कन्वर्जन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, 1 मिलीमीटर 1 माइक्रोमीटर 1 एंगस्ट्रॉम।
दूसरी तरफ जो नॉन कोहेरेंट सिस्टम है, जैसे मैं बात करूं एम के सिस्टम की, जिसमें कैलोरी जो है उसको डिफाइन किया 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, इसमें 4.18 टाइप का फैक्टर आ रहा है, तो वो कोहेरेंट सिस्टम नहीं है, ये कोहेरेंट सिस्टम है। इसमें जब आप यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो वो 10 और इसकी 10 की मल्टीपल में है। रैशनल सिस्टम, रैशनल सिस्टम का मतलब ये है कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, उसके लिए एक ही तरह की यूनिट डिफाइन की गई है। अब जैसे जो एमके सिस्टम है उसमें आप देखिए जो हीट है वो भी एक तरह की एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये सारी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। अब जो ऐसा सिस्टम है उसमें चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सब के यूनिट क्या डिफाइन की गई है, जूल। लेकिन आप देखिए इसमें एमके सिस्टम में हीट के लिए यूनिट है कैलोरी, मैकेनिकल एनर्जी जूल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए है वाट आवर, किलो वाट आवर। इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें जो जी का फैक्टर हुआ यूनिट होता है, कई बार जैसे सपोज हम कह देते हैं ये चौक है, या सपोज कोई और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे ये चौक है, मान ले ये कह दिया इसका मास है 1 ग्राम, तो कई बार हम लिखते हैं 1 ग्राम वेट। तो 1 ग्राम वेट जब हम लिखते हैं मीन उसमें जी जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व है। लेकिन जो एसआई सिस्टम है उसमें जो जी है वो एलिमिनेट है। तो यदि आप फोर्स लिख रहे हैं तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू जी। मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट तो बेसिकली ये कोहेरेंट टाइप से ही है, इसलिए मैट्रिक सिस्टम ये इसी प्रॉपर्टी को एक अलग नाम दे दिया। तो इसमें जो मल्टीपल और सब मल्टीपल है यूनिट के वो 10 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक और बहुत ही खास चीज आती है इसमें ऐसा सिस्टम में, ये कुछ एक क्वांटिटी है, जैसे एम्पियर करंट की यूनिट है, वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है, ओम जो रेजिस्टेंस की यूनिट है, हेनरी जो सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस यूनिट, फैराड जो कैपेसिटिव यूनिट है। और ये जो डायरेक्ट है ये सीधे प्रैक्टिकली आ रही है और इन हमको प्रैक्टिकली डायरेक्ट ही मापते हैं। Some important practical unit, astronomical unit. It is the average distance between the center of sun and center of earth. यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है, ये डिस्टेंस कुछ और है। तो इन सब डिस्टेंसेस का जो हम एवरेज निकालते हैं सन और अर्थ के सेंटर के बीच जो अलग अलग पॉइंट पे जो डिस्टेंस है उन सब का यदि हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 into 10⁻11 मीटर। लगभग इसको 1.496 का राउंड अप करेंगे तो 1.5 into 10⁻11 मीटर। सेकंड इज लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो लेंथ की यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हालांकि नाम लाइट ईयर लगता है जैसे टाइम की यूनिट, लेकिन टाइम की नहीं है, ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, सो 1 लाइट ईयर हम ले सकते हैं। अब जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, 3 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर जाती है। तो 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, 1 साल में दिन होते हैं 365, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो यदि आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 9.46 10⁻15 मीटर।